नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल दक्षिण अभियान पे निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के लिए ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाई है कि दक्षिण भारत की सारी पार्टियां बौखलाई हुई है और साथ ही कांग्रेस का भी सफाया अभियान शुरू हो गया है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच इस बात के लिए मंथन है कि दक्षिण भारत में भाजपा कितना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, और कांग्रेस के अंदर भी इस बात के लिए मंथन चल रहा है कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कांग्रेस कैसे पहले से कम दोगुना सीट लाए। और इसीलिए विपक्षी पार्टियों में जो क्षेत्रीय दल हैं दक्षिण भारत के, उसके अंदर भी एक परेशानी चल रही है, और वो परेशानी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण में बढ़ते आधार और साथ ही एक नए प्लान को लेके है, जिसके कारण 2024 में भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के 129 लोकसभा सीटों पर समीकरण बदलने की तैयारी कर रही है। पूरा का पूरा गणित बदलेगा, क्योंकि अभी पीएम मोदी भी दक्षिण अभियान पर बार बार जा रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु 2 जगह पर दौरे कर रहे हैं, और इसके कारण उनके जो प्लान हैं उसमें धीरे धीरे कुछ और ऐड हो रहा है। पिछले जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें इन 5 राज्यों के 129 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को केवल 29 सीटें मिली थी, और उसमें भी कर्नाटक का सबसे बड़ा योगदान रहा था, जहां पर अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है। दूसरे स्तर पर कांग्रेस भी बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं की, लेकिन कांग्रेस को जितनी सीटें लोकसभा में मिली थी उसमें से 50% से ज्यादा सीटें दक्षिण भारत थी, और उसमें भी 2 राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रही थी, और केवल 27 सीटें ही ली, लेकिन फिर भी 50% सीटें इन्हीं 5 राज्यों में से कांग्रेस को मिली थी, जिसमें से 2 राज्यों में तो कांग्रेस का ऐसे भी कुछ नहीं है। और फिर अब जो स्थिति बनी है उसमें कांग्रेस भी ये प्लान बना रही है कि सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाओ, केरल में भी कम्युनिस्टों से टकराव खत्म करो, और साथ ही तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें बदलाव करके कम से कम वहां पर 35 से 40 सीटें जीतो, ताकि नॉर्थ इंडिया में जो दूसरे स्टेट हैं और जहां पर कांग्रेस जुझारू तरीके से फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, वहां पर वो मिला जुला के 100+ सीट कम से कम ले आए। लेकिन दूसरे तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान बनाया है, उसमें दक्षिण के इस 5 राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद कमजोर थी, जहां नगण्य स्थिति थी, यानी कि केरल जैसे राज्य में, तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिली थी, वहां पर अब कम से कम तो 20 से 25% सीट जीतने की पूरी प्लानिंग बन रही है। और यही कारण है कि दक्षिण भारत के जितने जो रीजनल पार्टियां हैं वो आजकल परेशान हैं। तो सबसे पहले ये परेशानी शुरू हुई थी तेलंगाना में, क्योंकि जब पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, और इसके प्रमुख केसीआर की बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना में बढ़ते हुए आधार के कारण ही हुआ था। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी विभाजन के बाद, यानी आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से ही मजबूत स्थिति दिखाने की कोशिश करती रही, और वहां पर उपस्थिति दर्ज भी करवाया। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो तेलंगाना में जो 17 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से बीआरएस को 9 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, और एआईएमआईएम को 1 सीटें मिली थी। अब मतलब ओवैसी की पार्टी को जो लोकसभा में 1 सीट मिली, अब उसमें भी वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और तेलंगाना के दूसरे क्षेत्रों में, यानी हैदराबाद के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी अपने प्रत्याशी उतारने और फिर
बीआरएस का खेल बिगाड़ने की कोशिश में ओवैसी भी लगे हुए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन तेलंगाना में किया और इसी के कारण बीआरएस प्रमुख केसीआर बेचैन हो गए, क्योंकि जब से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, उस समय से ही केसीआर को लगने लगा था कि अब तेलंगाना में उनकी सरकार तो विधानसभा चुनाव में जाएगी ही, और ये जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं वो भी बदल जाएंगे। यानी जो बीआरएस को 9 सीटें मिली थी वो 1 से 2 तक सिमट सकती है और भारतीय जनता पार्टी 17 में से 10 सीटों का टारगेट रख के चल रही है कि कम से कम तेलंगाना में 10 सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। और इसलिए अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, सारे के सारे जो बड़े नेता हैं तेलंगाना पर फोकस किए हुए हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में ही तेलंगाना में बीआरएस का पत्ता साफ करना है। और दूसरी तरफ बीआरएस के अंदर भगदड़ इसलिए भी मची हुई है क्योंकि केसीआर ने जब अपनी पार्टी बनाई और आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना की मांग शुरू की तो उस समय की स्थिति बदली हुई थी, लेकिन जैसे ही तेलंगाना बना केसीआर भी उसी परिवारवादी पार्टी बनाने के जुगत में लग गए। उन्होंने अपने बेटे को, बेटी को, परिवार के दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिए, लेकिन दूसरे नेता इससे काफी नाराज हो गए। कई बीआरएस के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं और इस बीच कांग्रेस का आधार भी वहां धीरे धीरे खिसकता गया। टीडीपी जो आंध्र प्रदेश की पार्टी थी और कांग्रेस, दोनों के बीच टकराव जो हुआ उसमें से तेलंगाना में टीडीपी का तो सफाया हो गया और भारतीय जनता पार्टी उभरती गई। केसीआर इसलिए अखिल भारतीय अभियान पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए। उन्होंने कई विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की और उससे जब उनका काम बनता न दिखा तो फिर वो सारे मोर्चों में एंट्री की कोशिश करने लगे। चाहे शरद पवार के साथ मुलाकात हो, उद्धव ठाकरे के साथ हो, ममता बनर्जी के साथ हो या केजरीवाल के साथ हो, सबके साथ जब इनकी बैठकें, इनके मोर्चेबंदी फेल होती दिखी तो अब दक्षिण भारत की पार्टियों के साथ मीटिंग करने में जुट गए, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अब भूमिका निभानी शुरू कर दी है। उन्होंने दक्षिण भारत की पार्टियों के साथ साथ उत्तर भारत के अपोजिशन पार्टियों को भी एक साथ लाने की कवायद की और 37 पार्टियों को उन्होंने इनवाइट किया था अपने बैठक के लिए, जिसमें से 20 से ज्यादा पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया। 2 पार्टियों ने तो सीधे तौर पर मना कर दिया था, वो थी बीजू जनता दल और वाईआरसीपी यानी कि जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की पार्टी। इन दोनों के अलावा जो एमके स्टालिन की समस्या है वो तमिलनाडु को लेकर है, क्योंकि तमिलनाडु में पिछले लोकसभा चुनाव में एमके स्टालिन की पार्टी यानी डीएमके ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। एआईएडीएमके यानी अन्ना द्रमुक उस समय बिखराव की स्थिति में थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्ना द्रमुक का गठबंधन था, लेकिन जयललिता की मौत के बाद अन्ना द्रमुक में जो बिखराव आया उसका भी फायदा मिला डीएमके को, और साथ ही करुणानिधि के मौत का एक दोहरा फायदा जो कि सहानुभूति वोट कह सकते हैं वो भी मिला था। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं और जो तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटें हैं उसमें से पिछले बार डीएमके को 20 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और डीएमके के और दूसरे गठबंधन पार्टियों को 10 सीटें मिली थी, जबकि अन्ना द्रमुक को केवल 1 सीटें मिली थी। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उस 39 सीटों में से 14 प्लस का प्लान बना के चल रही है और इसलिए तमिलनाडु में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होती है, योजनाओं का उद्घाटन करने जाते हैं और यही कारण है कि डीएमके के नेता एमके स्टालिन अभी इतने परेशान हैं कि वो सारे के सारे विपक्षी पार्टियों को जोड़कर कांग्रेस के साथ मिलाना चाहते हैं ताकि एकजुट होकर तमिलनाडु की राजनीति में वो अपने अस्तित्व को बनाए रखें और अब की बार फिर से अन्ना द्रमुक
और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मजबूत स्थिति न मिले। उसके अलावा अगर देखा जाए तो तेलंगाना और जो तमिलनाडु है उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश में लगी है। हालांकि आंध्र प्रदेश में वाईआरएससीपी यानी कि वाईआरएस कांग्रेस पार्टी जो है वो जगन मोहन रेड्डी के पार्टी है, लेकिन वहां पर जगन मोहन रेड्डी अभी किसी भी गठबंधन में पूरी तरीके से शामिल नहीं है। वो अपोजिशन पार्टियों के सारे प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं और पीएम मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। संसद में भी वो पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के बिल को साथ देते हैं, वो उनके साथ खड़े रहते हैं। और दूसरे स्तर पर वहां पर टीडीपी है, कांग्रेस का सफाया हो चुका है। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व नेता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। आंध्र प्रदेश में जो 25 सीटें हैं उसमें से वाईआरएससीपी को 22 सीटें मिली थी और टीडीपी को 3 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है और किरण कुमार रेड्डी जो भाजपा में आए हैं उनका अपना आधार है। वो आंध्र प्रदेश के विभाजन के खिलाफ रहे थे और इसलिए आंध्र प्रदेश में उनका अपना आधार जो है उसका भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और वहां की 25 सीटों में से 8+ सीटें लाने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी इस बार कर रही है। और कम से कम ये सीटें हैं क्योंकि अगर जगन मोहन रेड्डी की सरकार है वहां, अगर एंटी डिफेक्शन काम किया तो भारतीय जनता पार्टी वहां 10 से 12 सीटें जीतने की योजना भी बना रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीसरे स्टेट की बात आगे करते हैं, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां चुनाव होना है और इसलिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है क्योंकि कर्नाटक की बात करें तो वहां 28 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जेडीएस को 1 सीट मिली थी और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की जीत हुई थी। इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय उम्मीदवार जो थी सुमालता अमरीश, उसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। मांड्या से उन्होंने एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को हराया था और इसलिए इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दिख रही हैं। मांड्या के क्षेत्र में जहां जेडीएस का एक अच्छा खासा वर्चस्व था, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस दांव से उनको तोड़ दिया है क्योंकि सुमालता अमरीश की पत्नी है। वो अमरीश जो कि साउथ इंडिया यानी कर्नाटक के बड़े स्टार माने जाते थे और उनकी मौत के बाद इन्होंने राजनीति में एंट्री की और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ते हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के साथ अपने पिछले परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि इस बार भी जैसे पिछली बार 25 सीटें +1 इंडिपेंडेंट यानी 26 सीटें 28 में से लाई थी, इस बार भी 26 से 27 सीटों पर जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रही है। इन राज्यों के अलावा एक राज्य केरल भी है। केरल में भी स्थितियां ऐसी ही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बहुत मजबूत केरल में अभी तक नहीं कर पाई है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां वोट नहीं है, वोट ठीक ठाक है, समर्थन भी ठीक ठाक है, लेकिन यह वोट और समर्थन जीत में तब्दील नहीं हो पाता है। केरल की जो 20 लोकसभा सीटें हैं उसमें से कांग्रेस 15 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है पिछले लोकसभा चुनाव में। वहां से ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी सांसद रहे और अब उनकी सांसदी भी खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा यूडीएफ और एलडीएफ गठबंधनों के बीच जो वहां चलते रहता है, आंकड़े बदलते रहते हैं, उसी के बीच टकराव में अब भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है क्योंकि पिछली बार तो 20 में से 15 सीटें कांग्रेस जीती थी और उसके अलावा एक सीट सीपीएम के हाथ में आया था, 2 सीट मुस्लिम लीग को और 1 सीट आरएसपी को मिला था। दूसरे स्तर पर 1 सीट
केरल कांग्रेस एम को मिला था। तो ये जो आंकड़े थे अब इस बार बदलने की कवायद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस बार अगर पूर्व कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के एक बड़े नेता जो केरल से उनके चेहरा हुआ करते थे ए.के. एंटनी, उनका बेटा अनिल एंटनी शामिल हो चुके हैं। और ए.के. एंटनी तो अब रिटायर हो चुके हैं, भले ही वो इस बात के लिए दुख जताएं कि उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि कम्युनिस्ट और यूडीएफ यानी कांग्रेस का गठबंधन, इन दोनों की सरकारों के समय में क्रिश्चियन कम्युनिटी और साथ में मुस्लिमों के बीच संघर्ष बढ़ा है। और क्रिश्चियनों ने यह माना है कि अब एक बार यहां नेतृत्व यानी सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। एक बार इन दोनों को बताना पड़ेगा कि सिर्फ मुस्लिम वोट से केरल की राजनीति नहीं चलेगी। हिंदुओं का समर्थन केरल में भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही मिल रहा है। और इस बीच जो एंटी डिफेक्शन का फैक्टर पिनराई विजयन की सरकार के खिलाफ आ रहा है, क्योंकि पिनराई विजयन की सरकार में कई बड़े बड़े घोटाले हुए और जो गोल्ड स्मगलिंग का केस है वो केरल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। तो इन मामलों को देखें तो अभी केरल में जो चल रहा है उसमें कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, क्योंकि राहुल गांधी तो अब वायनाड भी जाने से कतराते हैं, वहां पर उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। दूसरे स्तर पर केरल में कांग्रेस के अंदर कई गुट बने हुए हैं और उन गुटों में एक शशि थरूर अपने तरीके से चल रहे हैं, ओमान चांडी अपने तरीके से चल रहे हैं, और दूसरे तरफ कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं। यानी कि गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले केरल में कांग्रेस के कुछ और नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। यानी कि केरल में भी समीकरण बदलने की पूरी कवायद है और 20 सीटों में से कम 7 से 8 सीटें लाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन सारे राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया है उसमें से 129 सीटों में, जो पिछली बार केवल 29 सीट भाजपा को मिली थी, इस बार 50+ का टारगेट रखा गया है। 50+ में वो 50 से 60 के बीच भी हो सकता है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है, जो योजनाएं बन रही है, वो 400+ की है। और ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मजबूती देने के लिए है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब एक बड़ी जीत भाजपा को मिल सके तो कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन अभी बाकी हैं जिसको किया जा सकता है। और इसीलिए पूरा का पूरा विपक्ष, साउथ इंडिया के लॉबी, जो साउथ इंडिया की पार्टियां हैं और कांग्रेस, ये सब के सब मिलकर इस बात के लिए परेशान हैं कि दक्षिण अभियान पर जो पीएम मोदी निकले हुए हैं उससे इन पार्टियों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।